प्रश्न 131। कहानीकार मोहन राकेश पर चर्चा कीजिए। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के उन प्रमुख स्तंभों में से हैं जिन्होंने महानगरीय जीवन की विसंगतियों, अलगाव और टूटते मानवीय संबंधों को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ अभिव्यक्त किया है। 1. महानगरीय जीवन का यथार्थ। राकेश की कहानियों में महानगर की घुटन, असुरक्षा और यांत्रिकता का सजीव चित्रण मिलता है। वे उस मध्यम वर्गीय समाज के कथाकार हैं जो अभाव और आकांक्षाओं के बीच निरंतर संघर्षरत है। महानगर की भीड़ में खोया हुआ मनुष्य ही नई कहानी का नायक है। परिंदे, निर्मल वर्मा। 2. टूटते मानवीय संबंधों का अंकन। उनकी कहानियों में पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच के अंतर संबंधों में आई दरार और संवेदनहीनता का बड़ा ही मार्मिक और गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण देखने को मिलता है। संबंधों की टूट ही आधुनिकता का सबसे बड़ा त्रासद सत्य है। मलबे का मालिक मोहन राकेश। 3. नई कहानी के शिल्पकार। राकेश ने कहानी को पारंपरिक घटनाओं से मुक्त कर स्थितियों को प्रधानता दी। उन्होंने कहानी में नाटकीयता और बिंबात्मकता का सुंदर मेल कर उसे एक नया और आधुनिक शिल्प प्रदान किया। कहानी में घटनाओं का अभाव आधुनिकता की सबसे बड़ी विशेषता है। नई कहानी की भूमिका। कमलेश्वर। 4. भाषा का अनूठा सौष्ठव। उनकी भाषा अत्यंत सहज, पारदर्शी और बोलचाल की होते हुए भी अत्यधिक प्रभावपूर्ण है। वे शब्दों के चयन में इतनी सतर्कता बरतते हैं कि छोटे छोटे वाक्य भी गहरा अर्थ छोड़ जाते हैं। भाषा की मितव्ययिता ही राकेश की कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। आधुनिक हिंदी कहानी। लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय। 5. मानवीय संवेदना और अकेलापन। उनके पात्र अक्सर अकेलेपन और कुंठा से ग्रस्त होते हैं। राकेश बिना किसी उपदेश के यह दिखाते हैं कि किस प्रकार आधुनिक मनुष्य अपने ही बनाए पिंजरे में कैद होता जा रहा है। अकेलापन ही आधुनिक मनुष्य की नियति और उसका सच है। आधे अधूरे की भूमिका। मोहन राकेश। 6. समकालीनता और प्रासंगिकता। मोहन राकेश की कहानियां आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे 50 साल पहले थीं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य की उन बुनियादी मानसिक उलझनों को पकड़ा जो आज भी मौजूद हैं। समय के साथ बदलने वाली कहानी ही कालजयी होती है। हिंदी कहानी का विकास। बच्चन सिंह। मोहन राकेश का संपूर्ण कथा साहित्य आधुनिक मनुष्य के विखंडित व्यक्तित्व का वह आईना है जिसमें समाज की समस्त विसंगतियां अपनी पूरी भयावहता और सच्चाई के साथ प्रतिबिंबित होती हैं। प्रश्न 132। कहानीकार कृष्णा सोबती पर चर्चा कीजिए। कृष्णा सोबती हिंदी कथा साहित्य की एक विशिष्ट हस्ताक्षर हैं जिन्होंने भाषा के अपने अनूठे प्रयोग और स्त्री अनुभवों की प्रखर अभिव्यक्ति के माध्यम से कहानी विधा को समृद्ध किया। 1. भाषा का अपनापन और लोक धरोहर। सोबती की भाषा अत्यंत जीवंत और लोक संस्कारों से युक्त है। उन्होंने पंजाबी और हिंदी के तत्सम तद्भव शब्दों का ऐसा समन्वय किया कि उनकी भाषा हिंदी साहित्य में एक मानक बन गई। भाषा की अपनी संस्कृति ही साहित्य को प्रामाणिक बनाती है। बादलों के घेरे। कृष्णा सोबती। 2. स्त्री अनुभवों की मुखरता। उनकी कहानियों में स्त्री जीवन के विविध रूपों, प्रेम, वासना, देह और स्वाधीनता का चित्रण अत्यंत बेबाकी से हुआ है। उन्होंने स्त्री को केवल परंपरानुसार नहीं बल्कि स्वतंत्र सत्ता के रूप में देखा। स्त्री का शरीर ही नहीं, उसका मन भी एक स्वतंत्र संसार है। मित्रों, मरजानी। कृष्णा सोबती। 3. सामाजिक और पारिवारिक यथार्थ। कृष्णा सोबती ने पारिवारिक संबंधों के भीतर दबी हुई विसंगतियों और बदलते हुए सामाजिक मूल्यों को बहुत बारीकी से पकड़ा है। उनकी कहानियां मध्यम वर्गीय समाज की खोखली मर्यादाओं पर प्रहार करती हैं। मर्यादा के बंधन ही रिश्तों की सहजता को मार देते हैं। सूरजमुखी अंधेरे के। कृष्णा सोबती। 4. मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता और द्वंद्व। उनकी कथाओं में पात्रों का मानसिक द्वंद्व बहुत गहरा होता है। वे परिस्थितियों और अपने ही अंतर्मन के बीच झूलते हुए पात्रों के माध्यम से जीवन के जटिल सत्यों को उजागर करती हैं। पात्रों का द्वंद्व ही कहानी के फलक को विस्तार देता है। यारों के यार। कृष्णा सोबती। 5. शिल्प की नवीनता। सोबती ने कहानी में किस्सा गोई की पुरानी परंपरा को आधुनिक शिल्प के साथ जोड़ा। उनके वर्णन में एक प्रकार की काव्यात्मकता और नाटकीयता है जो पाठक को बांधे रखती है। कहानी का शिल्प ही लेखक के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। आधुनिक हिंदी कहानी। लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय। 6. आधुनिकता और विद्रोह। उनका लेखन पारंपरिक समाज और पुरुषवादी मान्यताओं के विरुद्ध एक मौन विद्रोह है। वे परंपराओं को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करती बल्कि उन पर प्रश्न खड़े करती हैं। प्रश्न करना ही आधुनिकता की पहली और अनिवार्य शर्त है। हिंदी कहानी का विकास। बच्चन सिंह। कृष्णा सोबती का संपूर्ण साहित्य इस बात का प्रमाण है कि एक समर्थ कथाकार किस प्रकार अपनी विशिष्ट भाषा शैली से समाज की रूढ़ियों को तोड़कर नई संवेदनाओं का संचार कर सकता है।
प्रश्न 133। कहानी और उपन्यास में तुलना कीजिए। कहानी और उपन्यास दोनों ही गद्य की प्रमुख विधाएं हैं जो जीवन की अनुभूतियों को प्रस्तुत करती हैं, परंतु इनके आकार, शिल्प और प्रभाव में मौलिक अंतर है। 1. विस्तार और आकार का अंतर। उपन्यास जीवन का विस्तृत महाकाव्य है जिसमें जीवन के अनेक पक्ष और कई उपकथाएं समाहित होती हैं, जबकि कहानी में जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण होता है। उपन्यास जीवन का विस्तृत और व्यापक चित्र है। उपन्यास का स्वरूप प्रेमचंद। 2. कथानक की सघनता। कहानी में कथानक अत्यंत संक्षिप्त और एक ही मुख्य घटना पर आधारित होता है, जबकि उपन्यास में कथानक की गति धीमी और उसका विस्तार कई घटनाओं में फैला रहता है। कथानक की सघनता ही कहानी को उपन्यास से अलग करती है। कहानी का शिल्प रामचंद्र शुक्ल। 3. पात्रों की संख्या और विकास। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है और उनके चरित्र का विकास क्रमिक रूप से होता है, वहीं कहानी में पात्र सीमित होते हैं और उनका विकास क्षणिक होता है। पात्रों का विस्तार ही उपन्यास की जीवंतता का आधार है। उपन्यास और कहानी जैनेन्द्र कुमार। 4. प्रभाव की एकात्मकता। कहानी का उद्देश्य पाठक पर एकल प्रभाव उत्पन्न करना है जो उसे एक ही बैठक में पूर्ण कर दे, जबकि उपन्यास का प्रभाव धीरे धीरे और गहरा पड़ता है। प्रभाव की एकता ही कहानी की सबसे बड़ी शक्ति है। कहानी कला एडगर एलन पो। 5. वातावरण और परिवेश। उपन्यास में परिवेश का विस्तृत वर्णन संभव है जिससे पाठक उस लोक में जी सके, लेकिन कहानी में परिवेश का संकेत मात्र ही पर्याप्त माना जाता है। वातावरण का अंकन ही उपन्यास में यथार्थ का बोध कराता है। हिंदी उपन्यास बच्चन सिंह। 6. जीवन का समग्र बनाम क्षणिक बोध। उपन्यास संपूर्ण जीवन की एक लंबी यात्रा प्रस्तुत करता है, जबकि कहानी जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण क्षण या अनुभूत सत्य को गहराई से उजागर करती है। जीवन का संपूर्ण बोध ही उपन्यास का अंतिम उद्देश्य है। उपन्यास की भूमिका नामवर सिंह। निष्कर्षतः जहां उपन्यास एक विस्तृत कैनवास पर चित्रित विशाल चित्र है, वहीं कहानी उसी कैनवास का एक छोटा किंतु मर्मस्पर्शी और प्रभावशाली कोना है। प्रश्न 134। उपन्यास और यथार्थवाद का संबंध स्पष्ट कीजिए। क्या ये कहा जा सकता है कि प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास यथार्थ की विभिन्न भूमियों का प्रकाशन मात्र है? उपन्यास और यथार्थवाद का गहरा संबंध है, क्योंकि उपन्यास का मूल उद्देश्य जीवन की जटिलताओं को सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रामाणिकता से चित्रित करना है। 1. यथार्थवाद का आधार। यथार्थवाद का अर्थ है जीवन को जैसा वो है वैसा ही प्रस्तुत करना। उपन्यासकार कल्पना के परे जाकर सामाजिक विसंगतियों को ठोस तथ्यों के साथ साहित्य में गढ़ता है। यथार्थवाद ही उपन्यास को जीवन का सच्चा प्रतिबिंब बनाता है। साहित्य का यथार्थ प्रेमचंद। 2. प्रेमचंद यथार्थवाद की नींव। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को तिलिस्म से निकालकर ग्रामीण भारत के संघर्षों से जोड़ा। उनके लेखन ने यथार्थवादी उपन्यास की वह मजबूत नींव रखी जिस पर परवर्ती उपन्यास खड़े हैं। उपन्यास समाज की विसंगतियों को उजागर करने का साधन है। गोदान प्रेमचंद। 3. प्रेमचंद योजक चिन्ह। उत्तर विविध यथार्थ। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास ने केवल ग्रामीण जीवन नहीं बल्कि महानगरीय बोध, स्त्री विमर्श, दलित चेतना और राजनीतिक भ्रष्टाचार जैसे विविध यथार्थों को अपने अंदर समाहित किया है। यथार्थ के विविध रूप ही आधुनिक उपन्यास की पहचान है। हिंदी उपन्यास का विकास बच्चन सिंह। 4. मनोवैज्ञानिक यथार्थ की भूमि। जैनेन्द्र और अज्ञेय जैसे उपन्यासकारों ने बाह्य यथार्थ बजाय मनुष्य के मन के भीतर के यथार्थ, कुंठाओं और अस्तित्ववादी संकट को अपनी रचनाओं का केंद्र बिंदु बनाया। मन का यथार्थ ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार। 5. सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ। रेणु और यशपाल जैसे लेखकों ने आंचलिकता और मार्क्सवादी चेतना के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के शोषण और राजनैतिक दांव पेचों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया। राजनीति का यथार्थ ही समाज की दशा तय करता है। झूठा सच यशपाल। 6. यथार्थ का कायाकल्प। यह कहना उचित है कि प्रेमचंद के बाद उपन्यास ने यथार्थ की नई भूमियों को खोजा। आज का उपन्यास अब केवल एक यथार्थ नहीं बल्कि यथार्थ का बहुआयामी संसार है। यथार्थ की विभिन्न परतें ही उपन्यास को समृद्ध बनाती हैं। आधुनिक उपन्यास नामवर सिंह। प्रेमचंद ने जहां यथार्थ की बीज यात्रा शुरू की थी, वहीं आज का उपन्यास उस यात्रा को जीवन के हर छोटे बड़े हिस्से तक ले जाकर पूर्णता प्रदान कर रहा है। प्रश्न 135। उपन्यास के उद्भव में पूंजीवाद और मध्यवर्ग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। उपन्यास विधा का जन्म आधुनिक युग की देन है, जहां पूंजीवादी व्यवस्था के उदय और मध्यवर्ग की महत्वाकांक्षाओं ने इस कला को एक नई सामाजिक पहचान प्रदान की। 1. पूंजीवाद और नवीन दृष्टि।
पूंजीवाद ने समाज में व्यक्तिवाद और तार्किकता को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति के कारण जब सामंती ढांचा टूटा तो उपन्यासों में व्यक्ति के संघर्ष और निजी महत्वाकांक्षाओं को स्थान मिला। पूंजीवाद के आगमन ने ही साहित्य को नया दृष्टिकोण दिया। उपन्यास का समाजशास्त्र, नामवर सिंह। 2. मध्य वर्ग का उदय और उपन्यास। उपन्यास अनिवार्यतः मध्य वर्ग की विधा है। सामंतों और किसानों के बीच के इस नए समस्याओं, प्रेम और जीवन संघर्षों को साहित्य में खोजना शुरू कर दिया था। मध्य वर्ग की आकांक्षा ही उपन्यास की धुरी है। हिंदी उपन्यास का विकास, बच्चन सिंह। 3. मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रभाव। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व बढ़ा। उपन्यासों में अब मनुष्य के जीवन का मूल्य धन और आर्थिक स्थिति से तय होने लगा, जिसका प्रभाव कथानक पर स्पष्ट दिखा। मुद्रा की शक्ति ही मानवीय संबंधों को परिभाषित करती है। गोदान, प्रेमचंद। 4. मुद्रण कला और व्यावसायिकता। पूंजीवाद ने मुद्रण कला को एक व्यवसाय बनाया। उपन्यास अब केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक बिकाऊ वस्तु भी बन गया, जिससे लेखकों ने मध्यवर्गीय पाठकों को केंद्र में रखा। मुद्रण कला का विस्तार ही उपन्यास का सामाजिक प्रसार है। साहित्य और समाज, प्रेमचंद। 5. व्यक्तिवादी यथार्थ का अंकन। मध्य वर्ग ने उपन्यासों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई। उपन्यासों में अब व्यक्ति के निजी जीवन, उसके घर परिवार और सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंताओं का यथार्थवादी चित्रण होने लगा था। व्यक्ति के निजी दुख ही सामाजिक यथार्थ बन गए। त्यागपत्र, जैनेन्द्र कुमार। 6. सामाजिक विसंगतियों का प्रकटीकरण। पूंजीवाद के कारण उत्पन्न वर्गभेद और असमानता को उपन्यासों ने बड़ी निर्भीकता से उठाया। मध्यम वर्ग की घुटन और संघर्ष ही अधिकांश उपन्यासों के कथ्य का आधार बने। वर्ग संघर्ष की चेतना ही आधुनिक उपन्यास का प्राण है। झूठा सच, यशपाल। उपन्यास का उद्भव पूंजीवाद की कोख से हुआ और मध्य वर्ग ने उसे अपनी संवेदनाओं का वाहन बनाकर आधुनिक हिंदी साहित्य की सबसे प्रभावशाली विधा के रूप में स्थापित किया। प्रश्न 136। उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य क्यों कहा जाता है? विशेष रूप से गोदान के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य इसलिए माना जाता है क्योंकि ये महाकाव्य की भांति जीवन की समग्रता, व्यापकता और युगबोध को अपनी परिधि में समेटे रहता है। 1. जीवन की समग्र अभिव्यक्ति। महाकाव्य की तरह ही उपन्यास भी जीवन के विभिन्न पक्षों, संघर्षों और संवेदनाओं का विस्तृत दस्तावेज होता है, जो किसी युग के संपूर्ण सत्य को प्रकट करता है। उपन्यास जीवन का विस्तृत और व्यापक चित्र है। उपन्यास का स्वरूप, प्रेमचंद। 2. गोदान का महाकाव्यात्मक स्वरूप। गोदान केवल एक किसान की कहानी नहीं, बल्कि ये पूरे भारतीय ग्रामीण समाज, उसकी गरीबी, शोषण और छटपटाहट का वो महाकाव्य है जो युगों तक प्रासंगिक रहेगा। गोदान भारतीय कृषक समाज का दुखद महाकाव्य है। गोदान की भूमिका, प्रेमचंद। 3. सामाजिक व्यापकता और पात्रों की विविधता। महाकाव्य में जिस प्रकार लोक जीवन का विस्तार होता है, गोदान के होरी, धनिया और राय साहब जैसे पात्र अपने समाज के संपूर्ण चरित्र और वर्ग चेतना को व्यक्त करते हैं। पात्रों का विस्तार ही उपन्यास की जीवंतता का आधार है। प्रेमचंद का साहित्य, मदन गोपाल। 4. नैतिक और दार्शनिक प्रश्न। जैसे प्राचीन महाकाव्य धर्म और नीति की स्थापना करते हैं, वैसे ही गोदान भी तत्कालीन सामाजिक मर्यादाओं, धर्म के ढोंग और आर्थिक नैतिकता पर गहरे प्रश्न खड़ा करता है। नैतिकता का प्रश्न ही मानवता को दिशा दिखाता है। गोदान, प्रेमचंद। 5. युग चेतना का प्रमाण। आधुनिक युग की जटिलता, औद्योगिक प्रभाव और सामंतवाद का जो चित्रण प्रेमचंद ने इसमें किया, वो इसे अपने समय का सबसे प्रामाणिक और महाकाव्यात्मक दस्तावेज सिद्ध करता है। युग की धड़कन ही महाकाव्य का प्राण होती है। हिंदी उपन्यास का विकास, बच्चन सिंह। 6. महाकाव्यात्मकता का आधार। गोदान इसलिए महाकाव्य है क्योंकि यह एक व्यक्ति के विनाश के माध्यम से उस पूरी व्यवस्था को नग्न करता है जो किसान को मनुष्य से मजदूर बना देती है। व्यष्टि के माध्यम से समष्टि महाकाव्य की कला है। आधुनिक उपन्यास, नामवर सिंह। गोदान को आधुनिक महाकाव्य कहना सर्वथा उचित है क्योंकि यह जीवन के विशाल फलक पर मानवीय करुणा, सामाजिक संघर्ष और युगबोध को एक अद्भुत समग्रता में पिरोता है। प्रश्न 137। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? चर्चा कीजिए। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इस विषय पर विद्वानों में गहरा मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास स्वीकार किया है। 1. परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु 1882 को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। इसे आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास माना जाता है। नवीन ढंग के उपन्यासों में परीक्षा गुरु पहला है।
हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। 2. भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फिल्लौरी रचित भाग्यवती 1877 को प्रथम उपन्यास मानते हैं। तर्क ये है कि यह रचना परीक्षा गुरु से 5 वर्ष पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। भाग्यवती का महत्व कालक्रम की दृष्टि से सर्वोपरि है। हिंदी उपन्यास का विकास बच्चन सिंह। 3. देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त। कुछ आलोचक पंडित गौरीदत्त की देवरानी जेठानी की कहानी 1870 को पहला उपन्यास मानते हैं। यह स्त्री शिक्षा और पारिवारिक जीवन पर आधारित एक अत्यंत प्रारंभिक गद्य रचना मानी जाती है। पारिवारिक जीवन का चित्रण ही इस उपन्यास की विशेषता है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4. उपन्यास की परिभाषा का विवाद। विवाद का मुख्य कारण उपन्यास की आधुनिक परिभाषा है। प्रारंभिक रचनाओं में किस्सागोई और उपदेशात्मकता अधिक थी, जबकि आधुनिक उपन्यास में चरित्र चित्रण और द्वंद्व की प्रधानता होती है। उपन्यास की परिभाषा ही प्रथम उपन्यास के चयन का आधार है। उपन्यास का समाजशास्त्र नामवर सिंह। 5. सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना। ये सभी प्रारंभिक उपन्यास सामाजिक सुधार, नैतिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा को केंद्र में रखकर लिखे गए थे। इनका उद्देश्य मनोरंजन के साथ समाज को नई दिशा देना था। सुधारवादी दृष्टि ही इन उपन्यासों का प्रमुख स्वर है। हिंदी उपन्यास गोपाल राय। 6. सर्वसम्मत निष्कर्ष। यद्यपि भाग्यवती और देवरानी जेठानी की कहानी प्राचीन है, किंतु कलात्मक और शिल्प की कसौटी पर परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला आधुनिक उपन्यास माना जाता है। कलात्मक पूर्णता ही आधुनिक उपन्यास की पहली पहचान है। आधुनिक हिंदी साहित्य नंददुलारे वाजपेयी। हिंदी के प्रथम उपन्यास का विवाद मात्र एक नाम का नहीं, बल्कि हिंदी उपन्यास विधा के विकास क्रम की उस प्रारंभिक अवस्था को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रश्न 138। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास पर चर्चा कीजिए। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का युग 1870-1915 मुख्य रूप से मनोरंजन, तिलिस्म, अय्यारी और समाज सुधार के आदर्शों को स्थापित करने वाला एक प्रारंभिक संक्रमण काल था। 1. मनोरंजन और किस्सागोई। इस युग के उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना था। देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता ने तिलिस्म और अय्यारी की ऐसी दुनिया रची कि लोग हिंदी सीखने लगे। रोमांच और कौतूहल ही उस युग की बड़ी मांग थी। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। 2. सुधारवादी और उपदेशात्मक दृष्टिकोण। अधिकांश उपन्यासों का उद्देश्य समाज में नैतिक सुधार लाना था। परीक्षा गुरु और भाग्यवती जैसे उपन्यासों में परिवार, नैतिकता और स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। साहित्य का लक्ष्य समाज को शिक्षित करना है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। 3. सामाजिक यथार्थ का अभाव। इस दौर में जीवन के वास्तविक और कड़वे यथार्थ का अभाव था। पात्र अक्सर आदर्श के ढांचे में ढले हुए थे, जहां नायक हमेशा अच्छा और खलनायक अत्यंत बुरा होता था। यथार्थ के अभाव में आदर्शों की अतिशयोक्ति मिलती है। हिंदी उपन्यास का विकास बच्चन सिंह। 4. ऐतिहासिक उपन्यासों का उदय। किशोरीलाल गोस्वामी जैसे लेखकों ने ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर उपन्यास लिखे। इनका उद्देश्य भारतीय अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करना और राष्ट्रप्रेम जगाना था। इतिहास का गौरव राष्ट्र की नई ऊर्जा है। हृदयहारिणी किशोरीलाल गोस्वामी। 5. शिल्प की शिथिलता। उस समय उपन्यास विधा का शिल्प अभी परिपक्व नहीं हुआ था। कथानक अक्सर बिखरे हुए होते थे और लेखक की ओर से सीधे उपदेश देने की प्रवृत्ति अधिक थी। शिल्प की परिपक्वता अभी आने वाले युग का स्वप्न थी। आधुनिक हिंदी साहित्य नंददुलारे वाजपेयी। 6. प्रेमचंद के लिए आधार भूमि। यद्यपि ये उपन्यास आधुनिक मानक पर खरे नहीं उतरते, किंतु इन्होंने ही हिंदी पढ़ने वाले पाठकों का एक बड़ा वर्ग तैयार किया, जिससे प्रेमचंद को अपना कार्य विस्तार मिला। आधारशिला का निर्माण ही भविष्य के शिखर का आधार है। प्रेमचंद का साहित्य मदन गोपाल। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का युग प्रयोगों और चुनौतियों का दौर था, जिसने हिंदी उपन्यास को केवल एक विधा के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के वाहक के रूप में विकसित किया। प्रश्न 139। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों का परिचय देते हुए सिद्ध कीजिए कि उन्होंने हिंदी उपन्यास की कर्मभूमि ही नहीं बदली, बल्कि उसका कायाकल्प भी कर दिया। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को मनोरंजन और तिलिस्म के काल्पनिक संसार से बाहर निकालकर उसे यथार्थ की ठोस जमीन पर खड़ा किया, जिससे ये विधा सामाजिक क्रांति का सशक्त माध्यम बन गई। 1. प्रमुख उपन्यासों का परिचय। प्रेमचंद के उपन्यासों में उनका वैचारिक विकास स्पष्ट दिखाई देता है। सेवा सदन 1918, वेश्या समस्या और उसके सामाजिक आर्थिक कारणों का विश्लेषण। रंगभूमि 1925, औद्योगिक पूंजीवाद और किसान मजदूर संघर्ष का महाकाव्यात्मक चित्रण।
गबन 1931, मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों, प्रदर्शन प्रियता और स्त्री के आभूषण प्रेम का यथार्थ। गोदान 1936, भारतीय किसान के संपूर्ण जीवन का त्रासदीपूर्ण महाकाव्य। गोदान भारतीय कृषक समाज का दुखद महाकाव्य है। प्रेमचंद 2, कर्मभूमि का परिवर्तन, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। प्रेमचंद ने उपन्यासों को महलों और काल्पनिक तिलिस्मों से निकालकर झोपड़ियों और गांवों की पगडंडियों पर ला खड़ा किया। उन्होंने साहित्य की कर्मभूमि को समाज का निचला और शोषित वर्ग बनाया। साहित्य समाज की विसंगतियों को उजागर करने का साधन है। प्रेमचंद 3, सामाजिक यथार्थ का कायाकल्प। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी उपन्यास में केवल मनोरंजन प्रधान था, लेकिन प्रेमचंद ने उसमें दलित विमर्श, स्त्री दुख और सामाजिक कुरीतियों को शामिल कर उसका कायाकल्प कर दिया। यथार्थ का चित्रण ही समाज सुधार का आधार बनता है। प्रेमचंद 4, चरित्र चित्रण में नवीनता। उनके पात्र केवल कथानक के पुर्जे नहीं हैं, बल्कि वे जीते जागते मनुष्य हैं। होरी, धनिया, सूरदास और सुफियान जैसे पात्रों के माध्यम से उन्होंने मानवीय अंतर्विरोधों को गहराई से उजागर किया। पात्रों का द्वंद्व ही उपन्यास के फलक को विस्तार देता है। हिंदी उपन्यास बच्चन सिंह 5, भाषा का लोकतांत्रीकरण। प्रेमचंद ने क्लिष्ट तत्सम हिंदी को त्याग कर हिंदुस्तानी सरल हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया, जिससे उपन्यासों की पहुंच सीधे जन सामान्य तक हो गई। भाषा का सहज माधुर्य ही भावों को जन जन तक पहुंचाता है। आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी 6, उपन्यास को युग चेतना का वाहक बनाना। प्रेमचंद ने उपन्यास को केवल एक विधा के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक राजनीतिक बदलाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने उपन्यास के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन और किसान चेतना को नई ऊर्जा दी। युग की धड़कन ही उपन्यास का प्राण होती है। हिंदी उपन्यास का विकास बच्चन सिंह। निष्कर्षतः प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास की न केवल कर्मभूमि बदली, बल्कि उसके कथ्य, शिल्प और उद्देश्य को पूरी तरह बदलकर उसे आधुनिक युग की सबसे सशक्त और प्रामाणिक विधा के रूप में स्थापित किया। प्रश्न 140, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास 1936 के बाद ने न केवल प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाया, बल्कि उसे मनोवैज्ञानिक, आंचलिक, राजनीतिक और अस्तित्ववादी विविधताओं के साथ अत्यंत समृद्ध और जटिल बनाया। 1, परंपरा का विस्तार और मार्क्सवादी यथार्थवाद। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद यशपाल रांगे, राघव और अमृतलाल नागर जैसे उपन्यासकारों ने मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर शोषित वर्ग के संघर्ष और सामाजिक विसंगतियों को अधिक मुखरता से प्रस्तुत किया। मार्क्सवादी चेतना ने यथार्थवाद को नई दिशा और धार दी। हिंदी उपन्यास का विकास बच्चन सिंह 2, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का उदय। जैनेन्द्र कुमार अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी ने उपन्यास को बाहरी सामाजिक संघर्ष से हटाकर मनुष्य के अंतर्मन, उसके यौन कुंठाओं और अस्तित्व के संकट पर केंद्रित किया। मन का यथार्थ ही जीवन का सबसे बड़ा सच है। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार 3, आंचलिकता की नई बयार। फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल 1954 के साथ आंचलिक उपन्यास का युग शुरू हुआ। इसमें किसी विशेष क्षेत्र के जनजीवन, वहां की संस्कृति और भाषा का अत्यंत जीवंत चित्रण किया गया। आंचलिकता ही हिंदी उपन्यास को उसकी असली जड़ से जोड़ती है। मैला आंचल की भूमिका रेणु। 4, ऐतिहासिक उपन्यासों का नया रूप। वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐतिहासिक उपन्यासों को केवल गौरव गाथा न मानकर उसे युगीन समस्याओं और सांस्कृतिक मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन का माध्यम बनाया। इतिहास का पुनर्पाठ ही वर्तमान को स्पष्ट करता है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5, स्त्री और दलित विमर्श का सशक्त हस्तक्षेप। बाद के दशकों में मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, ओम प्रकाश वाल्मीकि और शरण कुमार लिम्बाले जैसे लेखकों ने स्त्री पुरुष संबंधों और दलित अस्मिता के ऐसे यथार्थ को उकेरा जिसने हिंदी उपन्यास पूरे ढांचे को झकझोर दिया। हाशिए का स्वर ही लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाता है। दलित विमर्श ओम प्रकाश वाल्मीकि। 6, समकालीन परिदृश्य, उत्तर आधुनिकता। आज का हिंदी उपन्यास भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद और बाजार की ताकतों के बीच मनुष्य के बदलते स्वरूप को रेखांकित कर रहा है। ये अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सभ्यता की जटिलताओं का दस्तावेज है। बदलता हुआ युग ही उपन्यास के नए आयाम गढ़ता है। हिंदी उपन्यास का विकास बच्चन सिंह। प्रेमचंदोत्तर उपन्यास की विकास यात्रा यथार्थ की एक संकीर्ण धारा से निकलकर एक विशाल महासागर की तरह विस्तृत हो गई है, जिसमें मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व और उसकी तमाम जटिलताएं समाहित हैं। प्रश्न 141, हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास एवं उसकी विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए।
हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यास उस धारा को कहा जाता है जो बाहरी घटनाओं की अपेक्षा पात्रों के अंतर्मन, दमित इच्छाओं, अवचेतन की परतों और मानसिक द्वंद्वों की सूक्ष्म पड़ताल को प्रधानता देती है। 1. बाह्य के स्थान पर आंतरिक सत्य। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में कथावस्तु का आधार बाहरी क्रियाकलाप नहीं बल्कि पात्रों के मन में चलने वाली उथल पुथल होती है। यहाँ क्या हुआ से अधिक महत्वपूर्ण क्यों हुआ मानसिक कारण होता है। मनुष्य के बाहरी कार्य उसके भीतर के अनसुलझे द्वंद्वों का परिणाम होते हैं। त्यागपत्र, जैनेन्द्र कुमार। 2. मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव। हिंदी के इन उपन्यासों पर फ्राइड, एडलर और यूंग के मनोविश्लेषणवाद का गहरा प्रभाव पड़ा है। इनमें दमित वासनाओं, कुंठाओं, हीनता ग्रंथि और यौन ग्रंथियों का स्पष्ट चित्रण मिलता है। अचेतन मन की गहराई ही व्यक्तित्व की वास्तविक पहचान है। मनोविश्लेषण और साहित्य। इलाचंद्र जोशी। 3. प्रमुख उपन्यासकार और कृतियां। जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय और इलाचंद्र जोशी इस धारा के आधार स्तंभ हैं। जैनेन्द्र, त्यागपत्र, सुनीता और कल्याणी में स्त्री पुरुष के संबंधों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को प्रधानता दी। अज्ञेय, शेखर, एक जीवनी में व्यक्ति की आत्मखोज और अहं के विसर्जन को दार्शनिक गहराई दी। इलाचंद्र जोशी, सन्यासी और पर्दे की रानी में कुंठाओं और मानसिक विकृतियों का सजीव अंकन किया। 4. व्यक्ति केंद्रित चेतना। ये उपन्यास समाज के बजाय व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं। पात्र अपने परिवेश से लड़ने के बजाय स्वयं से लड़ता है। यहाँ अहं का संघर्ष और आत्मविश्लेषण प्रमुख है। अहं का विसर्जन ही व्यक्ति के मुक्ति का मार्ग है। शेखर, एक जीवनी। अज्ञेय। 5. शिल्प की सूक्ष्मता और प्रतीकात्मकता। इन उपन्यासों का शिल्प अत्यंत सूक्ष्म और सांकेतिक होता है। इसमें लंबे संवादों के बजाय मौन, संकेतों और बिंबों के माध्यम से मन की जटिलताओं को व्यक्त किया जाता है। मौन के संवाद ही पात्रों के अंतर्मन की भाषा बनते हैं। आधुनिक हिंदी उपन्यास। बच्चन सिंह। 6. जीवन का अस्तित्ववादी दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में अस्तित्व और अकेलेपन की समस्या को गहराई से देखा गया है। मनुष्य क्यों अकेला है और उसका संसार में क्या स्थान है, यही इन उपन्यासों का दार्शनिक आधार है। अकेलापन ही आधुनिक मनुष्य की नियति है। जैनेन्द्र कुमार का साहित्य। हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों ने साहित्य को केवल मनोरंजन या सामाजिक उपदेश तक सीमित न रखकर उसे मनुष्य के जटिल मानसिक अस्तित्व का एक गंभीर और दार्शनिक दस्तावेज बना दिया है। प्रश्न 142। उपन्यासकार जैनेन्द्र तथा उनके प्रमुख उपन्यासों पर चर्चा कीजिए। जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास परंपरा के प्रवर्तक हैं। उन्होंने हिंदी उपन्यास को सामाजिक और बाहरी घटनाओं के धरातल से हटाकर व्यक्ति के सूक्ष्म अंतर्मन, नैतिकता और अस्तित्व के संघर्षों की ओर मोड़ा। 1. जैनेन्द्र की उपन्यास कला। जैनेन्द्र के उपन्यासों का केंद्र व्यक्ति है। उनके पात्र सामाजिक नियमों का पालन करने के बजाय अपने आंतरिक भावों और सत्य में लगे रहते हैं। वे नैतिकता और वासना के बीच के द्वंद्व को बड़ी गहराई से चित्रित करते हैं। चरित्र के भीतर का संघर्ष ही उसकी असली पहचान है। जैनेन्द्र कुमार। 2. प्रमुख उपन्यास। जैनेन्द्र के उपन्यासों में व्यक्ति की मानसिक जटिलताओं का सजीव चित्रण मिलता है। परख, 1929। इसमें सत्य और न्याय के प्रति व्यक्ति का नैतिक द्वंद्व वर्णित है। ये हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की पहली कड़ी मानी जाती है। सुनीता, 1934। ये उपन्यास वासना और नैतिकता के प्रश्न को उठाता है। इसमें स्त्री पुरुष के संबंधों का दार्शनिक विश्लेषण है। त्यागपत्र, 1937। यह जैनेन्द्र का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जो नारी शोषण और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध स्त्री के विद्रोह और उसके आत्मसम्मान की कहानी है। कल्याणी, 1939। इसमें दाम्पत्य जीवन के मनोवैज्ञानिक तनावों और हीनता ग्रंथि का विश्लेषण किया गया है। 3. मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक आधार। जैनेन्द्र के उपन्यासों पर भारतीय दर्शन और गांधीवादी विचारों के साथ साथ मनोविश्लेषणवाद का गहरा प्रभाव है। वे पात्रों की दमित इच्छाओं को बहुत ही बौद्धिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अहं का विसर्जन ही व्यक्ति के मुक्ति का मार्ग है। त्यागपत्र, जैनेन्द्र कुमार। 4. नारी पात्रों का चित्रण। उनके उपन्यासों में स्त्री को सबला के रूप में दिखाया गया है। उनकी नायिकाएं अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं और वे समाज द्वारा थोपी गई मर्यादाओं को चुनौती देती हैं। स्त्री का मन ही साहित्य का सबसे अनसुलझा रहस्य है। सुनीता, जैनेन्द्र कुमार। 5. भाषा और शिल्प की विशेषता। जैनेन्द्र की भाषा अत्यंत सरल किंतु अर्थ की दृष्टि से अत्यंत गंभीर है। वे कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह जाते हैं। उनके उपन्यासों में कथानक के बजाय विचारों का प्रवाह प्रधान होता है। भाषा का संकोच ही भावों को अधिक प्रखर बनाता है। आधुनिक हिंदी कहानी और उपन्यास। बच्चन सिंह। 6. जैनेन्द्र का साहित्य में योगदान।
जैनेंद्र ने हिंदी उपन्यास को उपदेशात्मकता से निकालकर वैचारिक स्वतंत्रता दी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि उपन्यास का उद्देश्य केवल समाज सुधार नहीं, बल्कि मनुष्य की जटिल मानसिक स्थितियों की प्रामाणिक खोज भी है। मनुष्य के अंतर्मन की पड़ताल ही साहित्य की सार्थकता है। हिंदी उपन्यास का विकास। बच्चन सिंह। जैनेंद्र का कथा साहित्य आधुनिक मनुष्य के उन अंतर्विरोधों का दस्तावेज है जिन्हें समाज तो देख पाता है लेकिन समझ नहीं पाता। उन्होंने साहित्य को दर्शन से जोड़कर उसे एक नई गरिमा प्रदान की। प्रश्न 143। जैनेंद्र के नारी चरित्रों पर चर्चा कीजिए। जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों में नारी पात्र केवल परंपराओं की संवाहक नहीं है, बल्कि वे अपनी स्वतंत्र अस्मिता, इच्छाशक्ति और नैतिकता की खोज में निरंतर संघर्ष करने वाली जटिल व्यक्तित्व की धनी हैं। 1। परंपरा से विद्रोह। जैनेंद्र की नायिकाएं समाज द्वारा थोपी गई मर्यादाओं को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करती। त्यागपत्र की मृणाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो समाज के अन्यायी मानदंडों को ठुकराकर अपना स्वतंत्र मार्ग चुनती है। मर्यादा के बंधन ही रिश्तों की सहजता को मार देते हैं। त्यागपत्र। जैनेंद्र कुमार। 2। मन और देह का द्वंद्व। जैनेंद्र की नारी पात्र अक्सर मन और देह की आवश्यकताओं के बीच के द्वंद्व से गुजरती हैं। वे वासना और नैतिकता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं, जो उन्हें अधिक मानवीय और यथार्थवादी बनाता है। स्त्री का शरीर ही नहीं, उसका मन भी एक स्वतंत्र संसार है। सुनीता। जैनेंद्र कुमार। 3। पुरुष प्रधान समाज को चुनौती। जैनेंद्र ने अपनी नायिकाओं को पुरुष की छाया या भोग्या के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र सत्ता के रूप में चित्रित किया। वे अपनी इच्छाओं और निर्णयों के प्रति पूरी तरह सचेत हैं। स्वयं की अस्मिता की खोज ही स्त्री विमर्श का मूल है। जैनेंद्र कुमार के नारी चरित्र। डॉक्टर नामवर सिंह। 4। त्याग और आत्म बलिदान की गरिमा। जैनेंद्र की पात्रों में एक अद्भुत त्याग की क्षमता है, लेकिन ये त्याग किसी दबाव में नहीं, बल्कि उनके आत्मिक विकास का हिस्सा है। वे कष्ट सहकर भी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करती। त्याग ही नारी की श्रेष्ठतम शक्ति है। कल्याणी। जैनेंद्र कुमार। 5। मनोवैज्ञानिक गहनता। जैनेंद्र के नारी चरित्रों का निर्माण मनोविश्लेषण के धरातल पर हुआ है। वे अपनी कुंठाओं, हीनता ग्रंथियों और आंतरिक संघर्षों को अत्यंत बौद्धिक ढंग से व्यक्त करती हैं। उनकी नायिकाएं बहुत सोच समझकर जीने वाली स्त्रियां हैं। स्त्री का मौन ही उसके भीतर के तूफान का परिचायक है। सुनीता। जैनेंद्र कुमार। 6। आधुनिकता और सचेत अस्तित्व। ये पात्र आधुनिक युग की उन स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अपने अस्तित्व के लिए समाज के साथ टकराने को तैयार हैं। वे समझौता करने के बजाय स्वयं को बचाने की कोशिश करती हैं। अस्तित्व की लड़ाई ही आधुनिक स्त्री की पहचान है। हिंदी उपन्यास का विकास। बच्चन सिंह। जैनेंद्र ने हिंदी साहित्य में नारी को देवी या अबला के विशेषणों से मुक्त कर उसे एक मानवीय स्वरूप दिया, जो अपनी समस्त कमियों और खूबियों के साथ अत्यंत सजीव और प्रशंसनीय है। प्रश्न 146। यशपाल का झूठा सच और देश विभाजन की समस्या। प्रश्न 145। उपन्यासकार यशपाल तथा उनके प्रमुख उपन्यासों पर चर्चा कीजिए। यशपाल हिंदी साहित्य के उन प्रगतिशील उपन्यासकारों में से हैं जिन्होंने मार्क्सवादी दृष्टि से सामाजिक विषमताओं, वर्गीय संघर्षों और राजनैतिक यथार्थ को पूरी निर्भीकता के साथ साहित्य में अंकित किया है। 1। यशपाल की उपन्यास कला। यशपाल की उपन्यास कला में मार्क्सवादी दर्शन और सामाजिक यथार्थ का गहरा समन्वय है। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि वर्ग संघर्ष और सामाजिक क्रांति का एक सशक्त हथियार माना। मार्क्सवादी दर्शन ने ही साहित्य को नया सामाजिक दृष्टिकोण प्रदान किया। प्रगतिशील साहित्य की रूपरेखा। यशपाल। 2। प्रमुख उपन्यास। यशपाल के उपन्यासों में इतिहास, राजनीति और समाज का व्यापक कैनवास मिलता है। दादा कामरेड 1941। ये उपन्यास क्रांतिकारी आंदोलनों और कम्युनिस्ट विचारधारा के संघर्षों को रेखांकित करता है। झूठा सच 1958-60। ये यशपाल की कालजयी रचना है। 2 भागों, वतन और देश, देश का भविष्य में बटा। यह उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी और उसके बाद की नीतिक सामाजिक स्थितियों का प्रामाणिक दस्तावेज है। दिव्या 1945। ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, किंतु इसमें वर्ग संघर्ष और नारी की स्वतंत्रता को प्राचीन बौद्धकालीन पृष्ठभूमि में रखकर चित्रित किया गया है। मनुष्य के रूप 1949। इसमें व्यक्ति के जीवन में सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव और उसकी विसंगतियों का विश्लेषण है। 3। सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ। यशपाल के पात्र अक्सर किसी विचारधारा या सामाजिक स्थिति के प्रतिनिधि होते हैं। वे समाज में व्याप्त कुरीतियों, धार्मिक ढोंगों और आर्थिक शोषण के विरुद्ध एक प्रखर स्वर उठाते हैं। आर्थिक शोषण के विरोध में कलम का शस्त्र बनना आवश्यक है। यशपाल की विचार यात्रा। 4।
मार्क्सवादी चेतना। यशपाल के उपन्यासों में शोषक और शोषित वर्ग के बीच की खाई को स्पष्ट देखा जा सकता है। उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया कि कैसे राजनैतिक सत्ता और आर्थिक तंत्र मनुष्य को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलने के लिए बाध्य करते हैं। शोषित समाज की व्यथा का मुखर चित्रण ही प्रगतिशील कहानी है। यशपाल। 5. भाषा और शिल्प। यशपाल की भाषा सरल, सीधी और प्रभावपूर्ण है। उन्होंने तत्सम शब्दों के बोझ से बचकर हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया, जिससे उनका संदेश आम पाठकों तक आसानी से पहुंच सके। उन शिल्प में घटना प्रधानता अधिक है, जो पाठकों को अंत तक बांधे रखती है। भाषा की सरलता ही विचारों की स्पष्टता को बढ़ाती है। हिंदी उपन्यास का विकास। बच्चन सिंह। 6. यशपाल का साहित्य में योगदान। यशपाल ने हिंदी उपन्यास को आदर्शवाद से मुक्त कर यथार्थवाद की कठोर और स्पष्ट जमीन पर खड़ा किया। उन्होंने साहित्य को एक ऐसा आईना बनाया जिसमें समाज का नग्न और कुरूप चेहरा भी दिखाई देता है। सामाजिक विषमताओं का विनाश ही प्रगतिवादी साहित्य का मूल ध्येय है। साहित्य और समाज। यशपाल का संपूर्ण कथा साहित्य आधुनिक भारत के उन राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों का लेखा जोखा है जिन्होंने देश के विकास और मनुष्य की चेतना को पूरी तरह बदल दिया। प्रश्न 146। यशपाल का झूठा सच और देश विभाजन की समस्या पर चर्चा कीजिए। यशपाल का उपन्यास झूठा सच 1958-60 हिंदी साहित्य में विभाजन की त्रासदी का सबसे प्रामाणिक, विस्तृत और संवेदनशील महाकाव्य माना जाता है। ये 2 भागों, वतन और देश तथा देश का भविष्य में विभाजित है। 1. विभाजन की नग्न वास्तविकता। झूठा सच में यशपाल ने विभाजन के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा, लूटपाट, बलात्कार और विस्थापन का जो चित्रण किया है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला यथार्थ है। लेखक ने यहाँ किसी आदर्श का सहारा न लेकर उस नग्न सत्य को सामने रखा है जो मनुष्य को जानवर बना देता है। विभाजन की आग में मनुष्यता ही जलकर राख हो गई थी। झूठा सच। यशपाल। 2. वतन और देश का त्रासद चित्रण। उपन्यास के पहले भाग में लाहौर के दृश्यों के माध्यम से विभाजन की विभीषिका को दिखाया गया है। इसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदायों के बीच की वैमनस्यता और रातों रात अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी बनने की पीड़ा का मार्मिक अंकन है। घर छोड़ना ही नहीं, अपनों को खोना ही वास्तविक त्रासदी है। झूठा सच। यशपाल। 3. शरणार्थी समस्या और संघर्ष। विभाजन के बाद भारत आए शरणार्थियों का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। यशपाल ने ये दिखाया है कि कैसे स्वतंत्रता का सुख कुछ गिने चुने लोगों के लिए था, जबकि आम जनता को भुखमरी, बेघर होने और नई जमीन पर फिर से अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद करनी पड़ी। स्वतंत्रता की चमक के पीछे शरणार्थियों का अंधेरा छिपा है। झूठा सच। यशपाल। 4. विभाजन का राजनीतिक विश्लेषण। यशपाल का दृष्टिकोण केवल भावनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विभाजन के लिए केवल सांप्रदायिकता नहीं बल्कि सत्ता की महत्वाकांक्षा, सांप्रदायिक दल और राजनैतिक नेताओं की अदूरदर्शिता भी समान रूप से जिम्मेदार थी। सत्ता का खेल ही देश के टुकड़े करता है। झूठा सच। यशपाल। 5. देश का भविष्य और मोहभंग। उपन्यास के दूसरे भाग में स्वतंत्र भारत का चित्रण है, जहां शरणार्थी अपनी मेहनत से जीवन तो संवारते हैं, लेकिन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और नैतिकता के पतन से वे एक बार फिर ठगा हुआ महसूस करते हैं। यह मोहभंग का महाकाव्य है। स्वतंत्रता के बाद का भारत आशाओं के अनुरूप नहीं था। झूठा सच। यशपाल। 6. प्रगतिवादी दृष्टि और यथार्थवाद। यशपाल ने झूठा सच में पूरी तटस्थता के साथ समाज के हर वर्ग, अमीर, गरीब, शोषक, शोषित को चित्रित किया है। वे यह सिद्ध करते हैं कि विभाजन का सबसे अधिक नुकसान आम, मध्यम वर्गीय और गरीब जनता ने ही उठाया है। यथार्थ का नग्न चित्रण ही इस उपन्यास की सबसे बड़ी शक्ति है। हिंदी उपन्यास का विकास। बच्चन सिंह। निष्कर्षतः झूठा सच मात्र देश विभाजन की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस युग की एक ऐसी चीख है जो सत्ता, समाज और मानवीय संवेदनाओं के खोखलेपन को पूरी शिद्दत से बेनकाब करती है। प्रश्न 147। प्रेमचंद के बाद सामाजिक यथार्थ के उपन्यासों पर चर्चा कीजिए। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की नींव दी थी, लेकिन उनके बाद के उपन्यासकारों ने इस यथार्थवाद को और अधिक विस्तृत, तीक्ष्ण और विविध सामाजिक धरातलों पर प्रतिष्ठित किया। प्रेमचंदोत्तर सामाजिक यथार्थ के उपन्यासों ने समाज के अनछुए पहलुओं को कथा साहित्य का मुख्य आधार बनाया। 1. मार्क्सवादी यथार्थवाद। यशपाल और रांगेय राघव। प्रेमचंद के बाद यशपाल और रांगेय राघव ने वर्ग संघर्ष को उपन्यास का मुख्य आधार बनाया। इन्होंने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, सामंतवाद और पूंजीवादी शोषण के नग्न यथार्थ को चित्रित किया। यशपाल का झूठा सच और रांगेय राघव का कब तक पुकारूं इसी परंपरा के सशक्त उदाहरण हैं।
मार्क्सवादी चेतना ने यथार्थवाद को एक नई वैचारिक धार दी। हिंदी उपन्यास का विकास बच्चन सिंह। 2. आंचलिकता और ग्रामीण यथार्थ। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ने मेला आंचल के माध्यम से ग्रामीण भारत के एक विशिष्ट अंचल पूर्णिया के ऐसे यथार्थ को उकेरा जिसमें लोक संस्कृति, गरीबी, जातिवाद और राजनीति का जटिल ताना बाना शामिल था। यह यथार्थ प्रेमचंद के यथार्थ से कहीं अधिक विस्तृत और जमीनी है। आंचलिकता ही हिंदी उपन्यास को उसकी असली जड़ से जोड़ती है। मेला आंचल की भूमिका। रेणु। 3. महानगरीय जीवन और मध्यवर्गीय विसंगतियां। मोहन राकेश कमलेश्वर। नई कहानी और उपन्यास के दौर में महानगरीय मध्यवर्ग की घुटन, अकेलापन, संबंधों की दरार और नैतिक पतन को यथार्थ के केंद्र में लाया गया। मोहन राकेश के उपन्यासों में महानगरीय जीवन का जो खोखलापन दिखता है वो उस समय के सामाजिक यथार्थ की एक नई पहचान थी। महानगर की भीड़ में अकेला मनुष्य ही आधुनिक उपन्यास का नायक है। परिंदे की भूमिका। निर्मल वर्मा। 4. दलित यथार्थ। ओम प्रकाश वाल्मीकि, शरण कुमार लिम्बाले। प्रेमचंदोत्तर काल में दलित विमर्श ने सामाजिक यथार्थ को एक नया और क्रांतिकारी आयाम दिया। उन्होंने सदियों के अपमान, छुआछूत और व्यवस्थागत शोषण को व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभूतियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। यह साहित्य यथार्थ की उस परत को खोलता है जो अब तक उपेक्षित थी। दलित जीवन का कटु यथार्थ ही साहित्य का नया सच है। जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि। 5. स्त्री यथार्थ और अस्मिता। कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। इस काल में लेखिकाओं ने पितृसत्तात्मक समाज के भीतर स्त्री की घुटन, उसकी देह, उसके अधिकार और स्वतंत्र अस्मिता को यथार्थ के धरातल पर रखा। मित्रों मरजानी और आपका बंटी जैसे उपन्यासों ने सामाजिक नैतिकता की परिभाषाओं को चुनौती दी। स्वयं की अस्मिता की खोज ही स्त्री विमर्श का मूल है। स्त्री विमर्श। अनामिका। 6. यथार्थवाद की बहुआयामी प्रकृति। प्रेमचंद का यथार्थ जहां सुधारवादी और मानवीय था, वहीं बाद का यथार्थवाद उत्तर आधुनिक, अधिक आक्रामक और विखंडित है। इसमें अब कोई एक पूर्ण सत्य नहीं, बल्कि अनेक सत्य और अनेक यथार्थ मौजूद हैं। बदलता हुआ युग ही यथार्थ के नए आयाम गढ़ता है। आधुनिक उपन्यास। नामवर सिंह। निष्कर्षतः प्रेमचंद के बाद के उपन्यासों ने सामाजिक यथार्थ को एक प्रयोगशाला बना दिया, जहां समाज के हर वर्ग, हर जाति और हर विसंगति की पड़ताल की गई, जिससे हिंदी उपन्यास अपनी विषय वस्तु और शिल्प में अत्यंत परिपक्व और व्यापक हो गया। प्रश्न 148। उपन्यासकार भीष्म साहनी तथा उनके प्रमुख उपन्यासों पर चर्चा कीजिए। भीष्म साहनी आधुनिक हिंदी कथा साहित्य के एक ऐसे प्रगतिशील हस्ताक्षर हैं जिन्होंने भारतीय समाज के सांप्रदायिक दंगों, मध्यम वर्गीय विसंगतियों और मानवीय संवेदनाओं को बड़े ही मार्मिक और यथार्थवादी ढंग से व्यक्त किया है। 1. भीष्म साहनी की उपन्यास कला। साहनी की उपन्यास कला का मूल आधार मानवीय करुणा और व्यापक सामाजिक दृष्टि है। वे इतिहास और वर्तमान के द्वंद्व को बड़ी बारीकी से समझते हैं। उनका लेखन किसी विचारधारा के दबाव में न होकर मनुष्य की पीड़ा के प्रति पूर्णतः समर्पित है। लेखक का दायित्व केवल लिखना नहीं बल्कि समाज की पीड़ा को महसूस करना है। भीष्म साहनी। 2. प्रमुख उपन्यास। भीष्म साहनी के उपन्यासों में सामाजिक सरोकारों की गहरी झलक मिलती है। तमस 1974। ये उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है, जो भारत विभाजन की सांप्रदायिक हिंसा और कट्टरपंथ के भयानक रूप को उजागर करता है। इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। झरोखे 1967। इसमें मध्यवर्गीय परिवार की बंदिशों, रूढ़ियों और स्त्री पुरुष संबंधों का यथार्थ चित्रण है। कड़ियाँ 1970। ये उपन्यास स्त्री के संघर्ष, उसके आत्मसम्मान और समाज द्वारा थोपे गए बंधनों के विरुद्ध उसके विद्रोह को केंद्र में रखता है। तमस के अतिरिक्त मायादास की माड़ी और नीलू नीलिमा नीलोफर जैसे उपन्यासों में उन्होंने इतिहास और वर्तमान की सांस्कृतिक जटिलताओं को बड़ी कुशलता से पिरोया है। 3. तमस और सांप्रदायिकता का यथार्थ। तमस में साहनी ने दिखाया है कि किस प्रकार राजनैतिक स्वार्थ और सांप्रदायिक कट्टरता सामान्य मनुष्य को हिंसक बना देती है। ये उपन्यास धर्म के नाम पर फैलाई गई नफरत का एक नग्न और चेतावनीपूर्ण दस्तावेज है। नफरत का अंधेरा ही तमस का मुख्य विषय है। तमस की भूमिका। भीष्म साहनी। 4. मध्यम वर्ग का चित्रण। साहनी के उपन्यासों में मध्यम वर्ग की वह घुटन और विडंबना स्पष्ट दिखती है, जहां व्यक्ति अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा है। वे समाज की खोखली नैतिकता और दिखावे पर तीखा प्रहार करते हैं। मध्यवर्ग की विडंबना ही साहनी की कहानियों का केंद्र है। हिंदी उपन्यास का विकास। बच्चन सिंह। 5. भाषा और शिल्प। उनकी भाषा अत्यंत सहज, सरल और पात्रानुकूल है। वे जटिल सामाजिक विषयों को भी आम जन की भाषा में कहने में माहिर हैं। उनके उपन्यासों में नाटकीयता और प्रवाह पाठक को अंत तक जोड़े रखता है। भाषा की सरलता ही विचारों की प्रखरता को बढ़ाती है। आधुनिक हिंदी उपन्यास। नामवर सिंह। 6. भीष्म साहनी का अवदान।
भीष्म साहनी ने हिंदी उपन्यास को मानवतावाद का एक नया स्वर दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज के घावों को पहचानना और उन्हें भरने का प्रयास करना है। मानवीय संवेदना ही साहित्य का सर्वोच्च मूल्य है। भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का संपूर्ण कथा साहित्य आधुनिक भारत की उन चुनौतियों का आईना है जो सांप्रदायिकता, गरीबी और मानवीय मूल्यों के पतन से जुड़ी हैं। उनका लेखन आज भी समाज को सचेत करने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। प्रश्न 149। उपन्यास तमस और सांप्रदायिकता की समस्या पर चर्चा कीजिए। भीष्म साहनी का उपन्यास तमस 1974 हिंदी साहित्य में सांप्रदायिकता की समस्या पर लिखा गया सबसे सशक्त और प्रामाणिक उपन्यास है। ये उपन्यास भारत विभाजन के दौरान हुए दंगों की विभीषिका को केंद्र में रखकर धर्म के नाम पर फैलाई गई नफरत और उसके विनाशकारी परिणामों का चित्रण करता है। 1। तमस का अर्थ और प्रतीक। तमस का अर्थ है अंधकार। ये अंधकार केवल बाहरी नहीं, बल्कि मनुष्य के मन का वो अंधकार है जहाँ तर्क और मानवता समाप्त हो जाती है और केवल नफरत शेष रहती है। लेखक ने सांप्रदायिकता को उसी अंधकार के रूप में देखा है। तमस का अंधेरा मनुष्य की विवेकहीनता का प्रतीक है। तमस भीष्म साहनी। 2। सांप्रदायिकता का राजनीतिक षड्यंत्र। उपन्यास स्पष्ट करता है कि सांप्रदायिकता स्वतः स्फूर्त नहीं होती, बल्कि इसे राजनीतिक स्वार्थों के लिए पैदा किया जाता है। तमस में दिखाया गया है कि कैसे कुछ ताकतें धर्म को मोहरा बनाकर दंगों की आग भड़काती हैं, ताकि सत्ता की रोटियां सेंकी जा सकें। सांप्रदायिकता का खेल सत्ता की भूख का ही परिणाम है। तमस की भूमिका भीष्म साहनी। 3। सामान्य मनुष्य का शिकार होना। तमस की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इसमें दंगे भड़काने वाले नेता सुरक्षित रहते हैं, जबकि इसका शिकार निर्दोष और सामान्य जनता होती है। नाथू जैसे गरीब इंसान को मोहरा बनाकर जो आग जलाई जाती है, उसमें सबसे पहले गरीबों के ही घर जलते हैं। दंगे में मरने वाला हमेशा आम आदमी ही होता है। तमस भीष्म साहनी। 4। मानवीय मूल्यों का ह्रास। दंगों के दौरान मनुष्य के भीतर के मानवीय गुण, दया, संवेदना, करुणा पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। भीष्म साहनी ने उन अमानवीय दृश्यों का वर्णन किया है जो ये सिद्ध करते हैं कि सांप्रदायिकता किस प्रकार व्यक्ति को पशु बना देती है। दंगे का नग्न यथार्थ मानवता की सबसे बड़ी हार है। हिंदी उपन्यास का विकास बच्चन सिंह। 5। धार्मिक कट्टरता पर प्रहार। उपन्यास सभी धर्मों के कट्टरपंथियों पर समान रूप से प्रहार करता है। धर्म का जो उदार और मानवीय चेहरा होना चाहिए था, दंगों की आग में वो कहीं खो गया है। साहनी ने दिखाया है कि कैसे धर्म का उपयोग दूसरे को मिटाने के लिए किया जाने लगा है। धर्म का उपयोग दूसरे की जान लेने के लिए करना ही सांप्रदायिकता है। तमस भीष्म साहनी। 6। सांप्रदायिकता के प्रति चेतावनी। तमस मात्र विभाजन के समय की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये उपन्यास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी है कि यदि समाज से विवेक का अंधकार नहीं मिटाया गया, तो सांप्रदायिकता का ये तमस सभ्यता को समाप्त कर देगा। सांप्रदायिकता का तमस सभ्यता को नष्ट करने वाला अंधकार है। आधुनिक उपन्यास नामवर सिंह। निष्कर्षतः तमस सांप्रदायिकता की समस्या को केवल ऊपर से नहीं, बल्कि उसकी जड़ों तक जाकर परखता है। ये उपन्यास ये स्पष्ट कर देता है कि सांप्रदायिकता किसी भी समाज के लिए एक ऐसा कैंसर है जो मानवता के पूरे शरीर को सड़ा देता है। प्रश्न 150। आंचलिक उपन्यास तथा उसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। आंचलिक उपन्यास हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, वहां की संस्कृति, परंपराओं, भाषा और जनजीवन का अत्यंत जीवंत और प्रामाणिक चित्रण किया जाता है। इसमें क्षेत्र ही उपन्यास का नायक होता है। 1। आंचलिकता का अर्थ। आंचलिक उपन्यास किसी एक छोटे विशेष अंचल क्षेत्र को केंद्र बनाकर लिखा जाता है। इसका उद्देश्य केवल उस क्षेत्र का वर्णन करना नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की आत्मा को साहित्य में उतारना है। आंचलिकता का अर्थ है अंचल विशेष की धड़कन को पहचानना। मैला आंचल की भूमिका फणीश्वर नाथ रेणु। 2। विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश। इन उपन्यासों में उस क्षेत्र की जलवायु, प्राकृतिक सुंदरता, वहां के रीति रिवाज, पर्व त्योहार और लोक संस्कृति का बारीकी से अंकन होता है। यह उस क्षेत्र के भूगोल और संस्कृति को अभिन्न मानकर चलता है। अंचल का परिवेश ही उपन्यास का प्राण है। हिंदी उपन्यास का विकास बच्चन सिंह। 3। आंचलिक भाषा और बोलियों का प्रयोग। आंचलिक उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता वहां की स्थानीय भाषा और बोलियों का सहज प्रयोग है। लेखक उस अंचल के मुहावरों, लोकोक्तियों और शब्दावली का इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि वो साहित्य का हिस्सा बन जाती है। भाषा का ठेठपन ही आंचलिकता को जीवंत बनाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। 4। लोक चेतना और जनजीवन। इन उपन्यासों में किसी नायक के बजाय पूरा लोक समुदाय नायक होता है।
वहाँ के दुख सुख, संघर्ष, जातिगत समीकरण और सामाजिक बदलाव को उस समुदाय की सामूहिक चेतना के माध्यम से दिखाया जाता है। सामूहिक जीवन ही आंचलिक उपन्यास का केंद्र है। हिंदी उपन्यास गोपाल राय। 5 प्रमुख आंचलिक उपन्यास और रचनाकार। फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। परती परिकथा। नागार्जुन, बलचन्मा, रतिनाथ की चाची। रामदरश मिश्र, जल टूटता हुआ। शिव प्रसाद सिंह, अलग अलग वैतरणी। 6 सामाजिक यथार्थ और आंचलिकता। आंचलिक उपन्यास केवल लोक संस्कृति का गुणगान नहीं करते, बल्कि उस अंचल की गरीबी, शोषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार और जातिवाद जैसे कड़वे यथार्थों को भी बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत करते हैं। अंचल की सच्चाई ही उपन्यास को प्रामाणिकता प्रदान करती है। आधुनिक उपन्यास। नामवर सिंह। आंचलिक उपन्यासों ने हिंदी साहित्य को एक नई पहचान दी और यह सिद्ध किया कि किसी छोटे से अंचल के जीवन में भी संपूर्ण मानव जीवन के दर्शन और संघर्ष मौजूद होते हैं। ये विधा हिंदी साहित्य के कैनवास को और अधिक विस्तृत और सतरंगी बनाने का काम करती है।